हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जैक द्वारा जारी की गई 2022-23 के एग्ज़ाम के लिए मॉडल प्रश्न पत्र विषय विज्ञान कक्षा 10 के बारे में चर्चा करेंगे। और यह वीडियो निश्चित रूप से आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, अतः आप लोग इस वीडियो में बने रहें। और यदि आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं, पढ़ाई अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल बटन को ऑन कर दें ताकि सारी जो है नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं 40 प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न आपका है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। तो गोलीय दर्पण के जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है वो दो तरह से व्यक्त किया जा सकता है। पहला है आपका R बराबर 2F और दूसरा है F बराबर R/2। ये दोनों इस तरह से लिखे जा सकते हैं। तो हमारे ऑप्शन में क्या है उसको हम लोग देखेंगे। तो F बराबर जहाँ R/2 होगा उसी को हम लोग चुनेंगे। इस प्रकार से ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरा में हम लोग देखेंगे, पूछता है प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो आपको पता होगा कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर 10 में आप पढ़े हैं। तो इसमें अगर देखा जाए कि कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन पे हम लोग गौर करेंगे कि जो प्रकाश का जो वेग है, चाल है, वो कभी भी अपरिवर्तित नहीं रहता है, मतलब कि स्थिर नहीं रहता है, वो हमेशा बदलते रहता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य भी बदलते रहता है। तो यहाँ पूछा है कि कौन सी राशि नहीं बदलता है, मीन्स अपरिवर्तित रहती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चौथा प्रश्न में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो आप लोगों को पता होगा लेंस की क्षमता बराबर जो P बराबर जो फार्मूला होता है 1/f मीटर होता है। तो अगर इस फार्मूला में हम लोग पुट करें तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो है वो फोकस दूरी दिया हुआ है 1 मीटर। तो 1/1 मीटर इक्वल्स टू क्या होगा, 1/1 जो है अगर कट होगा तो आएगा आंसर आपका 1, यानी कि एक डायप्टर। लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो क्या होता है, एक डायप्टर। तो इसलिए यहाँ जो आंसर होगा 1D हो जाएगा। एग्ज़ाम में आप लोगों को ध्यान देना है, माइनस में भी आपके ऑप्शन होंगे, प्लस में भी होंगे। तो वहाँ पर ज़्यादा हैस्टी नहीं होना है, आपको आराम से क्वेश्चन को पढ़ के समझ के तब आंसर देना है। तो यहाँ जो क्वेश्चन 4 का सही जवाब होगा वो होगा बी। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो हम लोग देखते हैं 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो लेंस की क्षमता बराबर आप लोगों को पता है 1/f मीटर होता है। इसी में हम लोग पुट करेंगे कि P हमारा दिया हुआ है 4D इक्वल्स टू 1/f। अगर f ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो हम लोग देखते हैं कि 4f हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा 1। इस प्रकार से अगर f इक्वल्स टू निकाले हम लोग तो 1/, हो जाएगा 4। अगर इसको डिवाइड करते हैं 1/4 को तो आता है 25, मीन्स 0.25। और इसे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग जो है f जो है मीटर में लेना होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है सेंटीमीटर में, इसलिए यहाँ आंसर होगा
25 सेंटीमीटर। हमारा जो आंसर आ रहा है 0.25, वो आपका आ रहा है मीटर में। 0.25 आ रहा है जो, वो आ रहा है मीटर में। इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन बी, 25 सेंटीमीटर। बच्चों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यह जो प्रयास है वो सिर्फ क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए अभी शुरू की गई है। मेरे साथ भी थोड़ी समय की अल्पता रहती है, और यह जो प्रयास है आप लोगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें अधिक से अधिक बच्चे, अपने सहपाठियों को आप जोड़ सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं। बस मकसद यही है कि आपका रिज़ल्ट अच्छा आए और आप क्लास 10 में जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें आप अच्छा से अच्छा स्कोर करें, परसेंटेज लाएं, ताकि आपकी एडमिशन आगे अच्छे कॉलेज में हो, अच्छे से आप पढ़ाई करें। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि परीक्षा की तिथि घोषित हो गई है और आप लोग भी परीक्षा की तैयारी में लग चुके हैं। थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न 6 है, वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहन के अग्रदीपों में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, तो वह है दृष्टिपटल या रेटिना भी बोलते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपको याद रखना है, इंग्लिश में रेटिना और हिंदी में दृष्टिपटल। ये दोनों ऑप्शन आपके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में कहता है कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है? तो सामान्य नेत्र का निकट बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु होता है अनंत। तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो यहाँ पर ये पुतली नियंत्रण करता है। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 10, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब की प्रकृति है वो होगी वास्तविक तथा उल्टा, या फिर उल्टा या वास्तविक। ये दोनों जो है ऑप्शन डी में है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन 10 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1 kWh निम्न में से किसकी इकाई है? kWh का फुल फॉर्म किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा मतलब किलोवाट आवर। ये जो है ऊर्जा का जो है वो एसआई मात्रक है। अगला है, कूलम किसका इकाई मात्रक है? प्रश्न 12 में पूछ रहा है कूलम किसका इकाई मात्रक है। तो आप लोगों को पता है कि कूलम जो है वो विद्युत आवेश का इकाई मात्रक है। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 पे। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है, तो इसका सही जवाब है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रश्न संख्या 14, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अपघटन जब शब्द आ जाए तो वो वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। प्रश्न संख्या 15 में कहता है CuO + H2, तीर का निशान Cu + H2O दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? उपचयन का अर्थ होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ऑक्सीजन किससे जुड़ रहा है? तो H2 यहाँ पे सिंगल है और यहाँ पर H2O हो जा रहा है। दैट मीन्स ऑक्सीजन की वृद्धि हो जा रही है, इसलिए H2 का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, उपचयन हो रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न 16 पे, दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? तो देखिए चित्र में आपको देखना है, परकनली दिया है, धागा दिया है। आपका जो मेन जो केमिकल जो कंपोनेंट दिया हुआ है वो आपका दिया है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सूत्र आप लोगों को पता होगा और आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो कॉपर सल्फेट का जो सूत्र होता है वो होता है CuSO4। फिर आपका जो है ये विलयन है। आगे है लोहे की कील। लोहे की कील को हम लोग क्या लिख सकते हैं? Fe। तो यहाँ आप ध्यान दें कि ये दोनों के बीच में कैसी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? तो CuSO4 + Fe, तीर का निशान। आप देखेंगे कि SO4 विस्थापित होकर के क्या बनाएगा? FeSO4 + Cu को जो है विस्थापित कर देगा। कौन? ये Fe, क्योंकि Fe क्या है? अधिक सक्रिय जो है धातु है, किसके अपेक्षा? Cu के अपेक्षा। तो यहाँ पे हो रहा है आपका कौन सा अभिक्रिया? तो ये हो रहा है विस्थापन अभिक्रिया। अतः प्रश्न 16 का जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 17,
निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? तो प्राकृतिक सूचक जो है वो हल्दी होते हैं, लिटमस पत्र हैं, ये सब जो है प्राकृतिक सूचक हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है 18, किसी विलयन का पीएच मान 10 है। तो आपको पता होगा कि जो पीएच स्केल होता है वो आपका 0 से शुरू होता है और 14 तक लास्ट जाता है, बीच में 7 होता है। अगर 7 से कम है तो वो होगा एसिड यानी कि अम्ल होगा, और अगर 7 है तो ये होगा उदासीन न्यूट्रल जो है होगा। और यानी ये लवण का पीएच मान 7 होता है और अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है, और अगर 7 से 14 के बीच में हो तो उसे हम लोग क्षारक या क्षार कहते हैं। तो यहाँ पर जो है 10 है, तो सही जवाब क्या आएगा आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 19 में कि दिया गया चित्र क्या सूचित करता है? तो यह जो चित्र है वो है सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह, क्योंकि सांद्र अम्ल और क्षार जो है वो डेंजरस होते हैं, हम लोग जल सकते हैं, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जब आपको डाइल्यूट और कॉन्क इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, तो कॉन्सेंट्रेटेड को ही हम लोग सांद्र बोलते हैं, और सांद्र अम्ल जो भी होते हैं उनकी जो प्रबलता है वो अधिक होती है, अगर वो हमारे स्किन पे आया तो जला भी सकती है। जो सांद्र H2SO4 है वो तेजाब के जैसा होता है, इसलिए जो है सो यहाँ पर सही जो जवाब होगा वो सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह है कि अगर सांद्र अम्ल कहीं कोई बर्तन में रखा हुआ है, अगर ये साइन है समझ जाइए कि उससे घटना घट सकती है। हम लोगों को उसको देख के ही अलर्ट रहना पड़ता है। जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल में रेड बत्ती का जो महत्व है कि अगर रेड लाइट जल जाए तो कोई भी वाहन ट्रैफिक सिग्नल को पार नहीं करेगी, दैट मीन्स उसको स्टॉप हो जाना है, सचेत हो जाना है। तो चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए बच्चों, इमली का यहाँ प्रश्न पूछा गया है, तो इमली में जो है वो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आप लोगों को इसके अलावे और भी चीज़ें याद कर लेनी है, जैसे कि टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, बिच्छू के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, नेटल के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। इस तरह से आपके जितने भी चैप्टर 2 अम्ल क्षारक तथा अम्ल लवण और क्षारक वगैरह जो चैप्टर है चैप्टर 2 में, उसको आप लोग जो है अच्छे से देख सकते हैं। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन इस तरह का आएगा। आपको ये मॉडल प्रश्न पत्र जो दिया है वो एक नमूना दिया है। मॉडल मीन्स होता है नमूना, दैट मीन्स इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं इस प्रकार के पूछे जाएंगे, इसलिए आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 21 पे, कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जब एग्जाम आप देंगे तो आपको थोड़ा सा जल्दबाजी और घबराहट होगी, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कारण कि आपको जो पूछा जाए उस पर आपको फोकस करना है। क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़ें और ध्यान देना है कि आपको पूछा क्या जा रहा है। तो यहाँ धातु और अधातु ये 2 चीज़ें हैं जो कि इस प्रश्न में बहुत कन्फ्यूजन करते हैं। कन्फ्यूजन नहीं है, कारण कि हम लोग जल्दबाजी में गलत कर बैठते हैं। तो देखिए, धातु अगर पूछे तो कमरे के ताप पर, अगर धातु पूछे तो पारा, अधातु पूछे तो ब्रोमीन। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन है। अधातु अगर पूछेगा तो हम लोग ब्रोमीन पे जाएंगे, और अगर धातु पूछा तो पारा पे जाएंगे। तो यहाँ पर सही जो जवाब होगा इस प्रश्न का वो क्या होगा? ऑप्शन सी, ब्रोमीन। अगला प्रश्न है 22, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है? तो ये किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सही जवाब है इसमें ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है? तो चैप्टर जो 5 है आधुनिक आवर्त सारणी का वर्गीकरण, उसमें जो है आप देखें कि जो सही जवाब होगा उसके चैप्टर के अकॉर्डिंग आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है? परमाणु संख्या के आधार पर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला है 24 प्रश्न में कि निम्नलिखित में कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सक्रियता श्रेणी धातु अधातु चैप्टर में आपका दिया हुआ है, सबसे पहले जो नंबर में है वहाँ पोटेशियम दिया हुआ है, ये आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भूपटल में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के भूपटल मीन्स पृथ्वी के अंदर से जो भी चीज़ों का खनन किया जाता है उसे हम लोग खनिज कहते हैं, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, प्रोपेनॉल में कौन सी अभिक्रियाशील समूह मौजूद है? तो प्रोपेनॉल ऑल लगा हुआ है, दैट मीन्स अल्कोहल उसमें लगा हुआ है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या सही
माफ़ कीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नांकित में क्या नहीं होता है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में आप देखते होंगे कि ऑक्सीजन जो है वो मुक्त होता है। जब पौधे भोजन बनाते हैं तो ऑप्शन बी से हम चल रहे हैं, भोजन बनाते हैं तो ऑक्सीजन मुक्त होता है, जो कि ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता। यहाँ पे क्लियर ये पता चल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है, वो एब्जॉर्ब करता है। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो पौधे के पत्तों के द्वारा जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किया जाता है, ना कि मुक्त होता है। तो यहाँ पर जो गलत आंसर है, जो नहीं बोल होगा, वो होगा ऑप्शन सी। जल टूटता है, ऑक्सीजन का मुक्त भी होना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सो गलत है। 28 प्रश्न में है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होती है। तो फ्लोएम आपको पता होना चाहिए। फ्लोएम मीन्स ये फूड का जो है सो ये पूरा वहन करता है और भोजन बनता है पत्तों पे। आपको पता है कि हरे पौधे जो है अपने पत्ते पर जो है सो क्लोरोफिल की सहायता से और सूर्य की प्रकाश से, जड़ से जो है खनिज लवण की सहायता, सूर्य की प्रकाश, इन चीज़ों से जो है सो भोजन बनाते हैं। और भोजन जो तैयार होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है और वो कार्बोहाइड्रेट जो है पौधों में फ्लोएम के माध्यम से केवल ऊपर से नीचे की ओर जाता है, मतलब कि नीचे की ओर जाता है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है 29, वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो 29 का जो सही जवाब होगा वो वृक्क होगा, वृक्काणु भी कह सकते हैं। तो अगला जो प्रश्न है हम लोग उस पे चलते हैं 30 पे, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो फल को जो पकाता है वो है एथिलीन। अगला है 31, एस्ट्रोजेन स्रावित होता है, तो ये अंडाशय के द्वारा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। तो इसे जनन कहते हैं, ऑप्शन सी सही है। 33 है, दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है। तो यह जो जनन है वो हो रहा है मुकुलन। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 34, पक्षी और चमगादड़ के पंख वो क्या है। तो पक्षी के भी पंख है, चमगादड़ के पंख है, दोनों का काम क्या है। तो उड़ना। तो ये उड़ना है, दैट मीन्स समजात अंग है, एक जैसे अंग है। मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। तो मेंडल अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना था। ये आनुवंशिकी चैप्टर से है, 9 से बायोलॉजी का। अगला है 36 प्रश्न में, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। उत्पादक किसे कहते हैं। तो जितने भी हरे घास पेड़ पौधे होते हैं उसे उत्पादक कहते हैं। तो घास यहाँ पे ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है 37, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। तो किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण जो होता है वो होता है प्रथम स्तर पर। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो जैव मात्रा का जो है उदाहरण स्रोत नहीं है कौन, नाभिकीय ऊर्जा। जैव मात्रा का मतलब है कि जो प्राकृतिक संसाधनों पर जो है, जो ताप दाब के कारण जो है पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जैसे कि आपका लकड़ी हो गया, गोबर गैस हो गया, कोयला हो गया, इसमें नाभिकीय ऊर्जा जो है वो जैव मात्रा पर आधारित ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए आज के अंतिम प्रश्न, मॉडल प्रश्न पत्र का जो अंतिम प्रश्न है ऑब्जेक्टिव आपका, उसमें पूछा गया है 40 नंबर में कि पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। तो ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, ऑप्शन ए सही है। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने मॉडल प्रश्न पत्र 1 का जो है पूरा संपूर्ण जो है प्रश्न के आंसरों का जानने का प्रयास किया। तो आशा और उम्मीद है कि निश्चित रूप से आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट करेंगे और बार बार इस वीडियो को देखेंगे ताकि आपका रिवीजन होता रहे और इसे कंठस्थ कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। धन्यवाद।